आज 1942 की क्रांति की बात करते वही बलिया है। उस बलिया के आगमन में आज सुभाषिनी अली जी हमारे बीच में हैं। आइए बात करते हैं कि आज के आने का अवसर क्या रहा। जैसा एक टाउन हॉल में आयोजित एक सेमिनार में आपका आगमन हुआ है और उस सेमिनार के आगमन में क्या है विषय, जिस विषय पे आज सुभाषिनी अली जी को सुनने के लिए बलिया की हजारों जनता यहाँ मौजूद है। आइए बात करते हैं। पहले तो पहली बात आपका स्वागत है, आप बलिया में हैं। आज सेमिनार में क्या विषय है, उस विषय पे क्या आज क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हमने पहली बात तो ये है कि बलिया का बहुत एक लंबा इतिहास, क्रांतिकारी इतिहास रहा है और जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें सन 42 में ख़ास तौर से बलिया का नाम एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और यहाँ पर लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो लोग दावा कर रहे हैं कि अपने घर में झंडा लगाओ और आज़ादी के आंदोलन को याद करो, तो उनकी हर बात नकली है। वो नकली देशभक्त हैं क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था। 42 में आप ढूंढिए, आरएसएस का एक भी आदमी नहीं मिलेगा। और आज जिस झंडे को वो लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरह से वो भी नकली है क्योंकि वो चाइना से आया हुआ पॉलिएस्टर का झंडा है। जो हमारे देश में हम खादी का झंडा इस्तेमाल करते थे, आज उससे भी उनको परहेज़ हो गया है। तो हमको इनकी असलियत को समझना है और किस तरह से वो आज़ादी के आंदोलन के जो आदर्श थे और उन आदर्शों का समायोजन करके जो हमारा संविधान बना, आज उसको किस तरह से वो ख़त्म कर रहे हैं और हमारे जनतंत्र पे ही हमला कर रहे हैं। अभी बलिया में ही आपने इसका उदाहरण देखा कि एक पेपर लीक हो जाता है। जो पेपर लीक करते हैं उनसे सरकार को इतना गुस्सा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने लीक होने की खबर छापी उसको अपना दुश्मन मान करके उनको जेल भेज दिया गया। और अगर बलिया की जनता उनके लिए खड़ी न होती, उनके लिए लड़ती नहीं, उनके लिए बंद न करती, तो हो सकता आज तक वो बंद रहते, वो जेल में होते। इसलिए कि ये सरकार आलोचना करने वालों को अपना दुश्मन मानती है, जनता की आवाज़ उठाने वालों को अपना दुश्मन मानती है। और इस सरकार में बैठे हुए लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई भी भूमिका अदा नहीं की, आज उनका एक बिल्कुल एजेंडा चल रहा है कि उनको हमारे देश के संविधान को समाप्त करके, जैसा कि 1950 में गोलवलकर और हेडगेवार ने कहा था कि इस संविधान को हम नहीं मानते, इसकी जगह हम मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो यही उनका मकसद है। वो एक मनुवादी व्यवस्था पूरे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं और देश की जनता निश्चित रूप से इसके खिलाफ लड़ेगी। उस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए वो बुरी तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं, एक सांप्रदायिक माहौल इस देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करके हम बहुसंख्यकों का एक बड़ा हिस्सा अपने पीछे लामबंद कर देंगे। और कहीं कहीं वो इसमें सफल भी हो रहे हैं, लेकिन ये सफलता निश्चित रूप से अब समाप्त होने वाली है क्योंकि उनके हमले आम जनता के ऊपर इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं। एक नमक के टैक्स के पीछे अंग्रेज़ों को भगाया गया यहाँ से, और आज इस सरकार ने पहली बार हमारे इतिहास में दाल, चावल और मतलब गेहूं पर जीएसटी लगा करके जनता के पेट पर लात मारने का जो काम किया है, इससे जनता भी जाग रही है और हम लोगों की बातों को भी सुन रही है। आप बार बार महिलाओं को लेकर एक आंदोलन करती रही हैं, उन्हें जागरूक करती रही हैं, और बार बार महंगाई पर आप व्यवस्था पर चोट मारती रही हैं। हमें उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि जो हमारी ज़मीन से निकला हुआ आज जो अनाज है, आपने एक आलू पे, एक चिप्स पे एक सवाल खड़ा किया था कि घर के आलू किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो चिप्स बनती तो लोगों को अच्छी लगती। हमेशा आपने उस पर वार किया कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो, गरीबों को कैसे न्याय मिले, अन्याय के रास्ते पे न जाएं, उनको रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो क्या लग रहा है कि धीरे धीरे ये प्रचलन जो हमारी पुरानी चीज़ें वो लोग भूलती जा रही हैं, उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, पुरानी चीज़ें ही नहीं, मतलब हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के जो सिद्धांत थे उन्हीं पर प्रहार हो रहा है। अगर आज खादी का झंडा न लगा करके चीन के पॉलिएस्टर के झंडे को घर घर लगाने की बात हो रही है, तो ये एक प्रतीक है कि ये कैसी सरकार है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है,
मैं तो कहती हूँ कि इस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो महिलाओं का कोई अधिकार मानते नहीं हैं। आज जिस तरह की हिंसा महिलाओं पर हो रही है और ख़ास तौर से दलित महिलाओं पर हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हाथरस का जो परिवार है उस बेटी का जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आज वो परिवार मुआवजे के लिए तरस रहा है, नौकरी के लिए तरस रहा है और अपने आप को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से बलात्कारियों को ही संरक्षण देने का काम कर रही है। ये एक और प्रतीक है। लेकिन जो महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा हमला है वो है महंगाई और बेरोज़गारी। आज कहीं कोई नौकरी नहीं है। महिलाओं का काम, ऐसा नहीं महिलाएं काम नहीं करती, बहुत काम करती हैं। मनरेगा में भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, छोटे मोटे उद्योगों में काम करती हैं, भट्टों में काम करती हैं। ये काम महिलाओं का बिल्कुल समाप्त हो रहा है और बेरोज़गारी की वो हालत है जो कि अब लोग बिल्कुल इससे तड़पने लगे हैं। और इसमें महंगाई बढ़ा देना, ये समझ लीजिए एक क्रूर हमला है। तो जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि इस सरकार का हमला वो दिखाना चाहती है कि केवल अल्पसंख्यकों के ऊपर है, लेकिन अल्पसंख्यकों पर हमला करके, नफ़रत फैला करके वो पूरे समाज के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और आगे की जो पीढ़ी है, जो नौजवानों की पीढ़ी है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का हमला कर रही है। जो आपने बताया कि वर्तमान स्थिति बड़ी भयानक है, तो क्या लग रहा है कि देश का भविष्य क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर होगा कि और भी कुछ परेशानियां उठेंगी? नहीं, देश का भविष्य इनके रहते ठीक होने वाला नहीं है और बर्बाद होगा। ये देश का भविष्य अब बनाने के लिए हमको सन 42 याद करना होगा, उस आंदोलन और उस संघर्ष को याद करना होगा, वो करो और मरो का नारा याद करना होगा और इस सरकार और इसकी नीतियों के खिलाफ जनता को गोलबंद करके लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुभाषिनी जी को सुना और देश को कैसे तरक्की मिले, देश कहाँ जा रहा है उस पर आपने सोचा, आपने देखा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। नमस्कार।